पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेकर कनाडा ने अभी अभी नई गाइडलाइंस डिक्लेयर की हुई है। सो नए रूल्स के हिसाब से अब 5 मेजर ऑक्यूपेशंस हैं, 5 मेजर फील्ड है, जो कि CIP यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स 2021 की एक लिस्ट के हिसाब से कनाडा ने 966 प्रोग्राम्स ऐसे हैं या ऑक्यूपेशंस आप कह सकते हैं या फील्ड आप कह सकते हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है। PR की अपॉर्चुनिटी कनाडा दे रहा है, उसमें कोई बदलाव आया है ये PGWP के रूल्स के चेंजेस में या फिर बाकी सारे चेंजेस में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुदीप ठक्कर और आप देख रहे हैं कानन वीजा इनसाइट्स। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेकर कनाडा ने अभी अभी नई गाइडलाइंस डिक्लेयर की हुई है और ये नई गाइडलाइंस आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं और भी अधिक जानकारी की आप डिमांड कर रहे थे। तो आपकी इसी डिमांड पे हम एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि पुराने रूल्स क्या थे, नए रूल्स क्या आए हैं, नई गाइडलाइंस क्या है और ये किस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को इंपैक्ट करते हैं, बेनिफिट्स क्या है, कौन सी चीजों का आपको ख्याल रखना है, सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारे बेहद ही खास गेस्ट मिस्टर अनुभव यादव के साथ। अनुभव सर की अगर हम बात करते हैं तो पिछले कई सालों से वो इन डेप्थ रिसर्च कर रहे हैं कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम पे, कैनेडियन पॉलिटिक्स पे, कैनेडियन इकोनॉमिक्स से। खुद कनाडा में उन्होंने स्टडी किया हुआ है और आज वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेकर जो नए रूल्स हैं वो किस तरीके से आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। खास तौर पे अगर आप कनाडा स्टडी करना चाहते हैं तो ये रूल्स आपको पता होने ही चाहिए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ही खास पॉडकास्ट में। जब से सर ये रूल्स आया है तब से बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत सारी रील्स बन रही है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी हमने देखे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा आपने इन डेप्थ रिसर्च किया हुआ है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पहले तो ये रूल्स क्या है, पुराने रूल्स क्या थे और ये इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा स्टडी करना चाहता है उसको किस तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ध्रुदीप सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन दिस वंडरफुल शो। एंड आपका जो इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में हमेशा ही मुझे प्रेशर में डालता है एंड आई विल ट्राई टू लिव अप टू दैट प्रेशर। सी फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा के जो रूल्स चेंज हैं इन दिस ईयर 2024 लास्ट क्वार्टर में है हम लोग। अब हमें शायद ही सरप्राइज होता है कि कनाडा से जुड़े कुछ भी अगर स्टडी परमिट या फिर वर्क परमिट के रूल्स हैं, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आए हैं तो स्पेशली सिंस लास्ट ईयर और सो, पिछले साल अक्टूबर नवंबर और स्पेशली कहें तो इस साल के जनवरी से बहुत मेजर चंक में कनाडा ने रूल्स चेंज किए हैं। जो सबसे रिसेंट वाला चेंज है जो कि 4 अक्टूबर को ही उन्होंने अनाउंस किया, हमारे यहाँ मिडनाइट हो चुका था तब इंडिया में, एंड दैट वाज रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर फील्ड्स। और ये एक्सपेक्टेड था सर ये वाला चेंज, क्योंकि लास्ट मंथ 18 सितंबर को उन्होंने एक बहुत मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया था कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGWP के लिए अगर किसी स्टूडेंट को एलिजिबल होना है तो उसके लिए अब से उसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के प्रोग्राम्स हैं, सेल्पिप है, PTE है, IELTS है या फिर फ्रेंच के प्रोग्राम्स है, वो टेस्ट उनको अपीयर करने पड़ेंगे। और अगर मास्टर्स किया है किन्हीं स्टूडेंट्स ने तो वो किन कंडीशंस में एलिजिबल होंगे PGWP के लिए, किस कंडीशन में उनके स्पाउसेस को कनाडा वो बुला सकेंगे SOWP कैटेगरी के ऊपर, स्पाउस ओपन वर्क परमिट के ऊपर। तो ये कुछ एक चेंजेस थे जिसका एक्सटेंशन जो 18 सितंबर के चेंजेस थे उसका एक्सटेंशन हमने अब 4 अक्टूबर को देखा है। वी वर एक्सपेक्टिंग समवेयर कि ये 15 टू 22 अक्टूबर के बीच में चेंजेस अनाउंस होने चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम कनाडा ने थोड़ी जल्दबाजी की है अपने चेंजेस अनाउंस करने में, और द करंट इन्फ्लक्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और उसमें 38% अगर एक ही कंट्री के हैं, पिछले साल 8,05,000 एक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, उसमें से 3,28,000 सिर्फ इंडिया के बच्चे हैं। तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये 38 भी नहीं 40% से भी थोड़ा ज्यादा नंबर है। आउट ऑफ 195 कंट्रीज अगर एक ही कंट्री के स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा संख्या में है तो देयर इज समथिंग दैट द होस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू। Okay. And in order to safeguard the interests of the local Canadians who were probably complaining कि यार अब बाहर की कंट्री से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के फॉर्म में लॉन्ग टर्म लेबर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में एंटर हो रहा है, और उसको अब ना थोड़ा रिफाइन करने की, थोड़ा नैरो डाउन करने की, थोड़ा वेल डिफाइंड करने की जरूरत है। सो नए रूल्स के हिसाब से अब 5 मेजर ऑक्यूपेशंस हैं, 5 मेजर फील्ड है
जो कि CIP यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स 2021 की एक लिस्ट के हिसाब से कनाडा ने 966 प्रोग्राम्स ऐसे हैं या ऑक्यूपेशंस आप कह सकते हैं या फील्ड आप कह सकते हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है। तो उन 5 मेजर फील्ड्स में एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड आता है, हेल्थ केयर आता है, तीसरा फील्ड साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जिसको स्टेम भी बोला जाता है, यूएस में काफी प्रचलित है ये टर्म। प्रचलित है, यस। उसके बाद ट्रेड आता है और ट्रांसपोर्ट आता है। सो ट्रेड में आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि जितने भी स्किल ओरिएंटेड प्रोफेशंस हैं, जैसे कि हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग है, वेल्डिंग है, प्लम्बिंग है, फिटर वाले जॉब्स हैं, इस किस्म के जो स्किल बेस्ड जॉब्स हैं जो कि कनाडा के NOC नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन में आते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3 लेवल के जॉब्स, उन प्रोफेशंस को ही अब से मान्यता मिलेगी। इसमें यह भी है कि ये लागू पड़ता है जो कि स्टूडेंट्स कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 2 लेवल्स में बटा हुआ है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। So universities typically offer bachelor's, master's and doctoral programs. Okay. Whereas colleges can offer a wide range of programs जो कि skill oriented programs भी है, such as diploma है, advanced diploma, post graduate diploma जिसको graduate certificate भी बोलते हैं। Yes. काफी कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बैचलर्स प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, स्पेशली ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंस में। सो स्पेशली अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो बैचलर, मास्टर और डॉक्टोरल ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं तो उन तीनों कैटेगरी को इम्यूनिटी मिला हुआ है। ये तीनों कैटेगरीज को ये रूल्स लागू नहीं पड़ेंगे। और एक मेजर चेंज है जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में है, जिसके बारे में अपन आगे अब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला चेंज हम जान लेते हैं कि वो क्या है। जो CLB-5 है, CLB-7 रखा गया है जी, तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि अगर आप कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो आपको CLB-5 तक ही करना है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको CLB-7 चाहिए। तो बहुत सारे दर्शकों को ये भी नहीं पता हो कि ये CLB क्या है और CLB-5 का मतलब क्या होता है, CLB-7 का मतलब क्या होता है। तो वो सबसे पहले हम क्लैरिफाई कर देते हैं। CLB सर स्टैंड्स फॉर कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क और उसके अंदर कुछ एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और फ्रेंच प्रोफिशिएंसी के एग्जाम्स हैं। As you and probably all of us know that French happens to be the second official language of Canada. So इसके अंदर उन्होंने कुछ एक एग्जाम्स हैं जिनको मान्यता दी हुई है, जिसमें सेल्पिप एक एग्जाम है, कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम ऐसा कुछ नाम है उसका। उसके अलावा PTE कोर है और IELTS जनरल है। सो जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, टिपिकली कॉलेज से डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, बैचलर्स हम मान के चलें, ये 4 मेजर प्रोग्राम्स हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ये 4 कैटेगरी से कॉलेज में से पास आउट हो रहे हैं और 1 नवंबर या उसके बाद जो कि PGWP यानी कि वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, अब से उनको ये एग्जाम देना पड़ेगा CLB के अंतर्गत। मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स IELTS या PTE ऑप्ट करेंगे। इवन सेल्पिप अगर स्ट्रक्चर वाइज आप देखें सर तो रिलेटिवली आसान एग्जाम है। हमारे और आपके दर्शकों के लिए खास हम बताना चाहें, इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। दे में जस्ट गो थ्रू विद एन ऑनलाइन डेमो एंड दे विल गेट टू नो कि CLP इज नॉट दैट टफ। और कनाडा में काफी प्रचलित एग्जाम है। सो ये एग्जाम्स उनको देने होंगे, जिसमें CLB लेवल 5 का मतलब है सर उनको IELTS मोटा मोटा 5 बैंड लेके आने IELTS जनरल में। सो जितने स्टूडेंट्स अभी कनाडा हैं उन्होंने एट सम पॉइंट IELTS एकेडमिक दिया होगा। अब IELTS जनरल ट्रेनिंग उनको देना है, वो इवेंचुअली PR के स्टेट पे भी उनको देना पड़ता है। सो उन्होंने वहां जाके रिसर्च किया होगा स्टूडेंट्स ने, या जाने से पहले ही उनको पता होगा कि IELTS एकेडमिक इज फार मोर डिफिकल्ट देन IELTS जनरल ट्रेनिंग। सो IELTS जनरल में अगर 5 बैंड लाना है ना, इसका मतलब IELTS एकेडमिक में कुछ मेहनत नहीं है इसके सामने। आई गेस सिर्फ रीडिंग में 4 बैंड्स होना चाहिए, बाकी लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग शुड हैव 5 बैंड्स, विच इज ए केक वॉक फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। सो एक बहुत मेजर नहीं कहूंगा, बहुत माइनर सा एक फॉर्मेलिटी है जो कि कनाडा ने इंट्रोड्यूस किया है। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, जो बैचलर्स, मास्टर्स या फिर डॉक्टोरल या यूनिवर्सिटी में भी PG डिप्लोमा या डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम करके पास हो रहे हैं, इवन उनको भी CLB-7 का स्कोर चाहिए होगा। एंड CLB-7 मींस IELTS जनरल में ईच 6 लाना है उनको। तो ये दोनों ही अगर हम मान के चलते हैं तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जी ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को लेकर, चाहे हम कॉलेज की बात कर ले चाहे हम यूनिवर्सिटी की बात कर ले। क्योंकि यहाँ से भी अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो डेफिनेटली आपने एकेडमिक में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तब जाकर ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। बिल्कुल। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो एक फॉर्मेलिटी जैसी हो जाएगी।